degree of indeterminacy. So सबसे पहले डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेट या फिर इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता क्या है। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है? तो अगर आप देखो, हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं। कौन कौन सी? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एम जेड इक्वल टू 0। ठीक। अब अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, मान लो आपके पास है एक कैंटिलीवर। ठीक, ये है कैंटिलीवर। तो इस कैंटिलीवर में आपके पास टोटल इस पूरे स्ट्रक्चर में कितना क्या क्या फोर्सेस आएंगे? एक तो आपके पास आएगा आर वाई, दूसरा आपके पास आएगा आर एक्स, और एक आपके पास आ जाएगा एम जेड। तो इस केस में अगर आप देखो तो आपके पास जो नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशंस होंगी, यानी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, क्या है आपके पास? ये इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है। ठीक है, तो आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है? 3। और आपके पास अननोन कितने हैं? अगर आपको निकालने हो तो आपके पास 3 अननोन्स हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ पे अगर सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 कर दो तो आपके पास आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 कर दो, आर वाई की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा एम जेड इक्वल टू 0 कर दो तो आपके पास एम जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व हो जाए, वो आपके कहलाते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो ये हो गया डिटर्मिनेट। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। ये आपने और एक रोलर, एक हिंज है, एक रोलर है, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम है ये आपकी। सिंपली सपोर्टेड बीम में अब आप ये याद रखोगे, आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2D में, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2D की बात कर रहे हैं। तो 2 डायमेंशन में हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और ये स्ट्रक्चर है हमारे पास सिंपली सपोर्टेड। तो यहाँ पे कितनी रिएक्शंस होंगी? हिंज पे होगी आर वाई, ठीक, आर एक्स, और आपके रोलर पे कितनी होती है? सिर्फ और सिर्फ आर वाई। तो यहाँ पे भी आप सिंपली क्या बोल सकते हो? आपका सिग्मा एफ एक्स से, मतलब 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, 3 अननोन्स है। यू विल बी इजीली calculate the unknowns in this equation. So there is no indeterminacy in this structure. तो आप क्या बोलोगे कि ये स्ट्रक्चर भी पूरा का पूरा डिटर्मिनेट है। ये भी हो गया आपका डिटर्मिनेट। अब देखो, यहाँ तक की चीजें, ये जो आपने डिटर्मिनेट हम बातें कर रहे हैं, ये जितने भी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स हैं, ये आप लोग सॉम में पढ़ के आ चुके होते हो। सॉम में आप सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की बात करते हो, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपकी बात आती है, एक भी रिएक्शन एक्स्ट्रा हो जाए, है ना। मान लो एक केस मैंने बताया था बीम का, प्रोब्ड कैंटिलीवर। अब यहाँ पे अगर मैंने प्रोब्ड बना दिया इसको, मतलब एक एक्स्ट्रा रिएक्शन लगा दिया ना, यहाँ पे भी आर वाई, मतलब डैश मान लो, कोई एक और आर वाई लगा दिया। अब इस केस में क्या होगा? ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इनडिटर्मिनेट। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं और हमारे पास एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है जो कि अभी भी निकालनी है, जो कि हम नहीं निकाल पा रहे। तो इसको बोलेंगे इनडिटर्मिनेट। और कितनी डिग्री से इनडिटर्मिनेट होगा? 1 डिग्री से। क्योंकि 1 डिग्री से क्यों? क्योंकि सिर्फ एक रिएक्शन जो है वो आप नहीं निकाल पा रहे हो, सिर्फ 3 रिएक्शन निकाल पाओगे। तो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी हो जाता है आपका the extra reaction that we are not able to calculate with equilibrium equations। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी? मैं बोल रही थी कि सॉम में आप डिटरमिनेट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। अब
जो है थोड़ा हायर लेवल हमको चाहिए, हमको इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स पढ़ने, तो इसलिए हम स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं ताकि हम जितने भी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स हैं उनकी वैल्यूज जो है कैलकुलेट कर पाए, उनकी एनालिसिस हम इजीली कर पाए। तो उसकी एनालिसिस करने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स कितने टाइप के हैं, है ना, मतलब उसकी इनडिटरमिनेसी कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी की। अभी हमने समझ लिया डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि इनडिटरमिनेसी आपको कैसे निकालनी है। तो अब देखो, स्ट्रक्चर दो तरीके से इनडिटरमिनेट हो सकता है। एक तो ये इनडिटरमिनेट हो सकता है जिसको हम बोलेंगे स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, और दूसरा हम बोलते हैं किनेमैटिक इनडिटरमिनेसी। और दूसरा आपके पास किनेमैटिक ठीक है। तो अब ये होता क्या है, ये देख लो, आप स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को आप डिनोट करोगे डी एस से, काइनेमेटिक को आप डिनोट करोगे डी के से। ठीक है, आप यहाँ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को किससे रिलेट करते हो, तो हम यहाँ सिंपली लिख सकते हैं कि इट इज रिलेटेड टू दी अननोन फोर्सेस इन दी गिवन स्ट्रक्चर। मतलब आपके स्ट्रक्चर में जो भी अननोन फोर्सेस होंगे उससे हम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को रिलेट करेंगे, और आपके स्ट्रक्चर में जितने भी अननोन रिफ्लेक्शंस होंगे या फिर रोटेशन होंगे उसको हम काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी से लिंक करेंगे। तो आपका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो गया। सिंपली हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज रिलेटेड टू दी अननोन फोर्सेस इन दी गिवन स्ट्रक्चर या फिर मेंबर। आपकी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है, इट इज रिलेटेड to the available unknown degree of freedom. Degree of freedom. देखो, एक एक करके दोनों की बात करेंगे और दोनों को क्लियरली अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहले हम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की बात करेंगे। जैसे ही ये फिनिश कर लेंगे अच्छे से, वी विल टॉक अबाउट काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। देखो, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो होती है आपकी एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, जो इसको दूसरे पेज पे लिखवाती हूँ। ठीक है, तो आपके पास है पहला तो
एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, इसको आप डिनोट करोगे डी एस। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आप डी एस से कर रहे थे, एक्सटर्नल होगी तो ये डी एस ई हो जाएगा। ये आपका क्या बोलती है, इट इज रिलेटेड टू अननोन एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस। तो अब जब आप यहाँ एक्सटर्नल वर्ड देख रहे हो तो ये एक्सटर्नल सपोर्ट से रिलेट कर जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इट इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल अननोन सपोर्ट रिएक्शन। दूसरा आपका होता है इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। डी एस इंटरनल है तो आई से रिप्रेजेंट कर दोगे। अब ये क्या होगा, एक्सटर्नल हम कई बार पढ़ चुके हैं। एक्सटर्नल मतलब सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट। इंटरनल मतलब इंटरनल जो भी मेंबर फोर्सेस में स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आ रही होगी उससे रिलेट कर जाएंगे। तो जब आप टोटल अपनी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी दे सकते हो, वो आप दोगे कैसे, इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे, मतलब डी एस ई को ऐड कर दो और डी एस आई को ऐड कर दो तो आपकी टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकलती है। मतलब डी एस इज इक्वल टू डी एस ई प्लस डी एस आई। तो ये हुआ आपका एक छोटा सा एनालिसिस। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए आप कोई दो अप्रोचेस ले सकते हो। कौन सी दो अप्रोच से आप निकाल सकते हो, एक तो यही हुआ कि डायरेक्ट आप निकाल लो, ठीक है। तो आपकी अप्रोच क्या हुई, क्या क्या अप्रोचेस हुई। पहला तो आप ऐसे कर लो कि डायरेक्ट निकाल लो, मतलब डायरेक्ट एस्टिमेट कर लो। ये सब हम पढ़ेंगे, अभी आप बस नोट करो। अब स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। दूसरा आप अप्रोच ये ले सकते हो, देखो पहले आपने एक तो डायरेक्ट ले लिया कि डायरेक्टली डीएस निकाल लो। दूसरा अप्रोच है आपके पास कि एक बार आप डीएसई निकालो, एक बार डीएसआई निकालो और दोनों को ऐड कर दो, तो भी आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकल आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, डीएसई एंड डीएसआई दोनों को ऐड कर लो, मतलब दोनों कैलकुलेट करो तो बोथ आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड। तो ये हो गई आपके पास दो अप्रोचेस आपकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालने की। अब हम बात करते हैं मेन इंडिटरमिनेसी के बारे में। हम बात करने वाले हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है, आपका स्ट्रक्चर जो है, कोई भी स्ट्रक्चर वो आपका स्टैटिकली डिटरमिनेट कहलाएगा जब वो की इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के थ्रू इजीली एनालाइज हो जाए, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको पहले भी लिखवाई थी, एक बार फिर से नोट कर लो। द स्ट्रक्चर इज
called statically डिटर्मिनेट। तो आपको पता है इनडिटर्मिनेट कब कहलाएगा? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट if इसको डिटर्मिनेट कर लो। डिटर्मिनेट पता होगा तभी तो इनडिटर्मिनेट निकालेंगे। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट if it can be analyzed using equations of equilibrium। और आपके पास इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 2D में क्या है और 3D में क्या है? तो आपके पास क्या है? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एम जेड इक्वल टू 0। ये आपकी हो गई 2D में। अगर आपको 3D में चाहिए तो आपके पास क्या है? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एफ जेड इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एम वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एम जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके पास टोटल 3 इक्वेशन है, यहाँ आपके पास टोटल 6 इक्वेशन है। अच्छा, अब आप ये बोल सकते हो कि अगर आपका स्ट्रक्चर एनालाइज नहीं हो पा रहा है, मतलब इतना सफिशिएंट नहीं है आपके पास ये 2D, ये जो आपके इक्वेशन है और ये 3D में जितनी भी, अगर 3D में एनालाइज कर रहे हो तो आपके पास ये 6 इक्वेशन से स्ट्रक्चर सफिशिएंटली एनालाइज नहीं हो पा रहा। अगर आप 2D में एनालाइज कर रहे हो तो 3 इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है एनालाइज करने के लिए, तो उस टाइम पे आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो जाता है, या फिर इसको हम रिडंडेंट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो आप क्या लिखोगे? अभी नोट डाल के लिखना, देखो if the structure cannot be analyzed by equilibrium equations, then that is called as statically indeterminate structure, या फिर इसको आप क्या बोलोगे? रिडंडेंट स्ट्रक्चर, ये इसका एक और नाम है। तो आप फाइनली आप बता सकते हैं आपकी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होगी? जितने अननोन है उसमें से आप नोन माइनस कर दो, मतलब नोन मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो आपकी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होगी? अननोन्स माइनस नोन्स। ठीक है, तो आप के पास फाइनली आपको पता चल गया कि आपके स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी आप कैसे निकाल सकते हो।
ठीक है, चलो अब ठीक। हमने दो तरीके के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। अब आपको स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का फॉर्मूला पता चल गया, आपको आइडिया हो गया कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होती क्या है। तो हम निकालते हैं। निकालेंगे कैसे? दो तरीके के स्ट्रक्चर्स पे। कौन से स्ट्रक्चर? एक तो हमने पढ़े थे रिजिड मेंबर्स और दूसरा हमने पढ़े थे पिन जॉइंटेड मेंबर या स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर रिजिड स्ट्रक्चर्स। या ऐसा करते हैं, ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंडिटरमिनेट से निकालना सिखाऊंगी फॉर रिजिड स्ट्रक्चर्स।